जस्टिस अजमत सईद कमीशन। हुकूमत का नया एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की बंद फाइलें दोबारा खोल सकता है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में एक रुकनी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दी है, जो ब्रॉडशीट स्कैंडल के अलावा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुबैना बदउनवानी के मामलात की तहकीकात करेगा। हुकूमती बयान के मुताबिक ये कमीशन नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स और आसिफ अली जरदारी के सरे महल और स्विस बैंक अकाउंट्स के मामले की तहकीकात करेगा। माजी में इन केसेस पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले दे चुकी है। इससे कबल हुकूमत के तर्जमान वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया था। अभी तक ना तो जस्टिस अजमत सईद शेख के बतौर कमीशन के चेयरमैन तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और न इस कमीशन के ज़वाबित कार तय हुए हैं। ताहम हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि एक कमीशन पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट सन 2017 के तहत काम करेगा और इस कमीशन को वो तमाम इख्तियारात हासिल होंगे जो कि उस एक्ट में बनाए गए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि इस कमीशन के ज़वाबित कार तश्कील देने के हवाले से काम हो रहा है और जल्द ही इसे हतमी शक्ल दे दी जाएगी। दूसरी जानिब अपोजिशन की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM का हिस्सा है, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट सन 2017 है क्या? पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन को किसी भी मामले की छानबीन और तहकीकात करने का इख्तियार हासिल है। इस एक्ट के तहत विफाक और सूबाई हुकूमतों के मातहत तमाम इदारे कमीशन के साथ ताउन करने के पाबंद हैं। इस कानून के तहत कमीशन का सरबराह किसी भी शख्स को तफ्तीश या बयान रिकॉर्ड करने के साथ साथ किसी भी मुकदमे का रिकॉर्ड या दस्तावेजात तलब कर सकता है। इस कमीशन के पास इख्तियार भी है कि किसी भी मामले की तहकीकात के लिए एक बैनुल अक़वामी टीम तश्कील देने के साथ साथ किसी भी मामले के बारे में मालूमात और दस्तावेजात हासिल करने के लिए किसी भी मुल्क या गैर मुल्की एजेंसी की खिदमात भी हासिल कर सकता है। इस कानून के तहत कमीशन के अहकामात ना मानने या उसका तमस्खर उड़ाने के हवाले से इस कमीशन के पास वो इख्तियारात होते हैं जो हाई कोर्ट के जज के पास होते हैं। इस कानून के तहत कमीशन मुकर्ररा मुद्दत में किसी भी मामले की छानबीन करके उसकी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को देने का पाबंद है। ताहम अगर मुकर्ररा मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल नहीं होती तो वफाकी हुकूमत कमीशन के चेयरमैन की दरख्वास्त पर उसकी मुद्दत में इजाफा कर सकती है। इंक्वायरी कमीशन किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। वफाकी हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि कमीशन 45 रोज में अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगा। इस कानून के तहत कमीशन की सिफारिशात या उसकी कार्रवाई पर कमीशन या वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। कानूनी माहिरीन की राय है कि इंक्वायरी कमीशन सिर्फ अपनी सिफारिशात हुकूमत को दे सकती है और किसी शख्स के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई अमल में नहीं ला सकती। साबिक अटार्नी जनरल और कौमी एहतसाब ब्यूरो के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल इरफान कादिर का कहना है कि हुदैबिया पेपर मिल्स और स्विस बैंक अकाउंट्स का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुका है, तो फिर ये कमीशन इन मामलात की कैसे इंक्वायरी करेगा। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट से तो बालातर नहीं है और ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही कि वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने किस बुनियाद पर यह कह दिया कि ये कमीशन उन दोनों मामलात की भी इंक्वायरी करेगा। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट सन 2018 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा दोबारा खोलने के हवाले से नैब की दरखास्त को मुस्तरद कर चुका है। वजीर आजम इमरान खान हुदैबिया पेपर मिल्स के मुकदमे को करप्शन के मुकदमों की मां करार दे चुके हैं। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में होने वाले NRO पर अमल दरामद रोकने का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया था तो इस ज़िमन में स्विस अकाउंट्स के मामले के बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है और इसमें नैब की इस बात को तस्लीम किया गया है कि उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए उस वक्त तक उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती जब तक वो ओहदा सदारत पर हैं। स्विस हुकाम को उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तहकीकात शुरू करने के हवाले से खतना लिखने पर उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत के इल्जाम में अपने ओहदे से अलग होना पड़ा था। नैब के साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल राजा आमिर अब्बास का कहना है कि अगर किसी मुकदमे में कोई नए सबूत सामने आए तो उस इदारे को उसकी तहकीकात का हासिल है जिसने पहले इस मुकदमे की तहकीकात की हूँ। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन कैसे उन मामलात के बारे में अपनी राय कायम कर सकता है जिसके बारे में उनका कोई ताल्लुक भी ना रहा हो। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख कौन है? हुकूमत ने ब्रॉडशीट हुदैबिया पेपर मिल्स और सरे महल और स्विस बैंक अकाउंट्स की इंक्वायरी के लिए जिसे एक अफराद पर कमीशन कायम करने का ऐलान किया है वो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख है। वो जनवरी सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट से बतौर जज रिटायर्ड हुए थे। सन 2000 में जिस वक्त ब्रॉडशीट और नैब के दरमियान बैरूनी ममालिक में सियासतदानों की जायदादों का सुराग लगाने के लिए
معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت نیب میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے۔ سن 2004 میں وہ اپنے عہدے سے الگ ہو گئے تھے اور نیب میں بطور پروسیکیوٹر کام کرتے رہے ہیں۔ اس میں وہ نیب کے مختلف مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ دسمبر سن 2004 میں اس وقت کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے انہیں لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج تعینات کیا تھا۔ جسٹس عظمت سعید اعلیٰ عدلیہ کے ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی طرف سے 3 نومبر سن 2007 میں ملک میں لگائی جانے والی ایمرجنسی کے دوران PCO کے تحت حلف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ جسٹس عظمت سعید سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ بحال نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں مشہور زمانہ نائک منصوبے کے تحت اپنے عہدے کا دوبارہ حلف اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس زاہد حسین سے لیا تھا جنہوں نے فوجی صدر پرویز مشرف کے دوسرے PCO کے تحت حلف اٹھایا تھا۔ جسٹس عظمت سعید سن 2011 میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنائے گئے اور وہ 1 سال سے بھی کم عرصے تک اس منصب پر فائز رہنے کے بعد سن 2012 میں سپریم کورٹ میں جج تعینات کیے گئے۔ جسٹس عظمت سعید 27 اگست سن 2019 میں بطور جج سپریم کورٹ اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ سپریم کورٹ میں بطور جج مختلف بینچوں کا حصہ رہے جنہوں نے مختلف مقدمات کی سماعت کی۔ وہ پاناما لیکس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دینے والے بینچ کا بھی حصہ تھے۔ جسٹس عظمت سعید سپریم کورٹ کے اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے بلوچستان میں تانبے کی تلاش کے لیے غیر ملکی کمپنی کے ساتھ ہونے والے ریکوڈک معاہدے کو متفقہ طور پر غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے ختم کر دیا تھا۔ آسٹریلوی کمپنی نے اس فیصلے کے خلاف عالمی بینک ادارے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ سے رجوع کیا جنہوں نے پاکستان کو $6 ارب جرمانے کی سزا سنائی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا جن کے غلط فیصلے کی وجہ سے پاکستان کو $اربوں کا جرمانہ ہوا۔